विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, मॉनसून को लेकर तैयार शोध रिपोर्ट 2020 में हुआ खुलासा, बदल रहा है मॉनसून का मिजाज। नीरी यूसीएमएस अध्ययन के नतीजों से पता चला, सांस की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब शुरू होने जा रहा है नया ईंधन E20। क्या जलवायु परिवर्तन का असर मॉनसून पर भी पड़ रहा है? वर्ष 2020 में मॉनसून पूरे देश में समय से 12 दिन पहले छा गया और करीब 11 दिन देरी से छटना शुरू हुआ। मॉनसून के पैटर्न में बदलाव को लेकर हुए शोध में किस प्रकार के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या जलवायु परिवर्तन का असर मॉनसून पर भी पड़ रहा है? मौसम विभाग द्वारा 2020 के मॉनसून को लेकर तैयार शोध रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मॉनसून पूरे देश में समय से 12 दिन पहले छा गया और करीब 11 दिन देरी से छटना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि इस साल मॉनसून की समयावधि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 23 दिन ज्यादा रही। एक तरफ जहां मौसम विभाग की रिपोर्ट इस बदलते पैटर्न को प्रदर्शित कर रही है, वहीं साल के अंत में जारी क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 10 बड़ी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें $1.5 अरब या इससे ज्यादा की क्षति हुई है। इसमें मॉनसून के कारण भारत और चीन में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र किया गया है। मॉनसून 1 जून को केरल से एंट्री करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है, लेकिन इस बार 12 दिन पहले ही यानी 26 जून को ही पूरे देश में मॉनसून छा गया। इसी तरह 17 सितंबर से उत्तर भारत से मॉनसून छटना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार यह 28 सितंबर से छटना आरंभ हुआ, यानी करीब 11 दिनों के विलंब से। इस विश्लेषण में कहा गया है कि 2020 में सामान्य के 109% बारिश हुई। यह पिछले 100 सालों में अब तक का तीसरा बड़ा रिकॉर्ड है। 1994 में 112% और 2019 में 110% बारिश हुई थी। यह रिपोर्ट मॉनसून के पैटर्न में कई बदलावों की ओर संकेत करती है। मसलन पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन वहां बारिश घट रही है, क्योंकि दक्षिण हिस्से में सबसे ज्यादा 130%, मध्य में 115% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पूर्वोत्तर में 106% बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत में जहां मॉनसून 23 दिन ज्यादा समय तक टिका, वहीं बारिश सामान्य के 84% ही हुई। रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल मॉनसूनी बारिश अच्छी होने के बावजूद उसका वितरण खराब है। कई इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई और कई जगह कम। कुल 36 में से 16 संभागों में ही सामान्य बारिश हुई। ये संभाग देश के सिर्फ 45% भूभाग को कवर करते हैं, जबकि 15 संभागों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। ये संभाग देश के 40% हिस्से को कवर करते हैं। इसमें से 5% ऐसा हिस्सा था जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई। 5 संभाग यानी करीब 15% हिस्सा सूखे की चपेट में रहा। मॉनसून के 4 महीनों में जून के महीने में कम बारिश होती है और जुलाई अगस्त में ज्यादा तथा सितंबर में फिर कम होती है, लेकिन इस पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है। जून में 118%, जुलाई में 90%, अगस्त में 127 तथा सितंबर में 104% बारिश हुई है।
जुलाई में कम बारिश होना चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के पैटर्न में बदलाव से जहां फसल चक्र के प्रभावित होने की आशंका है, वहीं बारिश के वितरण में असमानता से कहीं बाढ़ और कहीं सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। यदि आगे यही स्थिति रही तो यह खतरे और भी बढ़ सकते हैं। प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त 68% मरीज ऐसे स्थानों पर कार्य करते थे जहां प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा था, जबकि 17.5% मामलों में ये पाया गया है कि धूम्रपान की वजह से सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की मदद से CSIR की नागपुर स्थित प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज UCMS दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दिल्ली एवं आसपास के राज्यों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों पर अध्ययन किया। कुल 27,343 मरीजों को इस अध्ययन में शामिल किया गया। हाल में क्लाइमेट ट्रेंड द्वारा आयोजित एक वेबिनार में अध्ययन के आंकड़े जारी किए गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा ने शोध के आंकड़े रखते हुए कहा कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस COPD का सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है। इसमें श्वसन संबंधी कई बीमारियां शामिल हैं। COPD के 68% मरीजों के मुताबिक वे ऐसे स्थलों पर काम करते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, जबकि 17.5% मरीज ऐसे थे जो धूम्रपान करते थे, यानी प्रदूषण का दुष्प्रभाव कहीं ज्यादा है। नीरी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि यह अध्ययन नई नीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। शोध के अनुसार COPD के मामले देश में दुगने हो गए हैं, जिससे इनके आर्थिक दुष्प्रभाव भी बढ़े हैं। 1990 में 2.81 करोड़ मामले थे, जो 2016 में 5.53 करोड़ दर्ज किए गए। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस के अनुमान के मुताबिक वर्ष 1995 में भारत में जहां COPD की वजह से 539.4 करोड़ डॉलर की क्षति हुई, वहीं वर्ष 2015 में ये लगभग दोगुनी होकर 1066.4 करोड़ डॉलर हो गई। पेट्रोल, डीजल, CNG के बाद अब एक नया ईंधन E20 भी शुरू होने जा रहा है। इस ईंधन के लिए गाड़ियों के इंजन में कुछ बदलाव करने होंगे, इसलिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को इसके अनुरूप वाहन बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए तकनीकी मसौदा जारी कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। E20 ईंधन में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। एथेनॉल गन्ने एवं अन्य कृषि पदार्थों से तैयार होता है। यह जैव ईंधन है तथा पर्यावरण के अनुकूल है। मौजूदा समय में पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिलाया जा सकता है। इसके लिए इंजन में किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सरकार अब इसे 20% करेगी ताकि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होने वाले खर्च में कमी लाई जा सके। साथ ही देश में बनने वाले एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। मौजूदा समय में एथेनॉल की खपत पेट्रोल के साथ 10% तक भी नहीं बढ़ पाई है। यह 5.6% के करीब ही है। इसलिए वाहनों के इंजनों में आवश्यक बदलाव करके सरकार E20 नाम से ये नया ईंधन तैयार करेगी। जो नए वाहन तैयार होंगे वे E20 वाहन के नाम से जाने जाएंगे। दरअसल भारत में मौजूदा समय में 8 लाख करोड़ रुपए सालाना पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं, जबकि एथेनॉल का उत्पादन करीब 22,000 करोड़ रुपए का है। सरकार की योजना ये है कि अगले 5 सालों में एथेनॉल की खपत बढ़ाकर इसके कारोबार को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी इजाफा होगा। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का बिल भी कम होगा। सरकार ने मसौदे में कहा है कि E20 वाहनों में लिखा जाएगा कि वे 20% एथेनॉल से संचालित हैं। तो
अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। और हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। तो अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।